Hi everyone, welcome to your channel. This video is part 3 of Organs of Government, the Legislature. From this video, we will be studying about USA's legislature. इससे पहले हमने मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर और इंडियन लेजिस्लेचर को कवर किया था, उसके कॉम्पोजिशन को और उनके फंक्शंस को. फ्रॉम हेयर वी विल बी स्टार्टिंग द यूएसएस लेजिस्लेचर. यहाँ पे फिर से हम कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. Okay everyone, before diving into the composition, let's just see कि जो US legislature है जिसको हम कहते हैं कांग्रेस, ठीक है, that is divided into upper house and lower house. So upper house को कहते हैं हम लोग Senate and the lower house is known as the House of Representative. इंडिया में क्या होता है कि जो लोअर हाउस होता है दैट इज लोअर सभा, लोकसभा, लोअर सभा कह रही हूँ, लोकसभा, एंड अपर हाउस विच इज द राज्यसभा. तो वहाँ पे लोकसभा एज कंपेरेटिव टू राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है. अपर हाउस विच इज सेनेट दैट इज मोर पावरफुल दैन दी लोअर हाउस दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. एंड इवन सेनेट को एज दी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सेकेंड चेंबर भी कंसिडर किया जा सकता है, करते हैं इनफैक्ट. सो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. And let's see the composition. So first thing first is the House of Representative का composition. The House of Representatives consists of 435 directly elected representatives of the people. ठीक है. The Constitution lays down that no representative shall represent less than 30,000 citizens. Even if a state has less than 30,000 people, it will still get at least one representative in the house. So सबसे पहले हम बात करते हैं strength की. Please excuse my handwriting. स्ट्रेंथ की बात करते हैं. स्ट्रेंथ में क्या है कि इसमें टोटल 435 मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, नो रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट लेस दैन 30,000 सिटीजन्स. लेकिन अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 30,000 से कम भी हो तो भी उस स्टेट को एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता ही है. ठीक है. क्या है कि स्ट्रेंथ में बस तुम्हें इतना समझना है कि देर आर 435 मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 30,000 पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंसान होना चाहिए. लेकिन अगर 30,000 पीपल से भी कम लोग हैं उस एरिया में, तब भी उस एरिया को एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. एंड इफ आई टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ इलेक्शन, दिस इज मेथड ऑफ इलेक्शन. So members of House of Representative are directly elected by the people. Every citizen aged 18 or above has the right to vote. Universal adult suffrage. यहाँ universal adult suffrage लगता है. And that means कि 18 years या उससे ज़्यादा एज का हर सिटीजन वोट दे सकता है, चाहे उसका जेंडर, रेस या रिलीजन कुछ भी हो. ठीक है. एंड बेसिकली मेथड ऑफ इलेक्शन इज दैट कि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं एंड कोई भी सिटीजन जो कि 18 ईयर्स से अबव है, दे हैव द राइट टू वोट. दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन. नेक्स्ट थिंग इज द टेन्योर. टेन्योर में क्या है कि members are elected for a term of 2 years. It cannot be dissolved before the expiry of its full term. Now member का term जो होता है वो होता है 2 years का. और इंटरेस्टिंगली इसको उसके टर्म के पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. लाइक तुम्हारे इंडिया में क्या होता था कि जो लोकसभा होता था, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ फुल 5-year टर्म. लेकिन यहाँ पे इनका टर्म होता है 2 years का एंड उससे पहले द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. ऑलराइट, दिस इज ऑल for the House of Representative का composition is strength, method of election and tenure पढ़ा. Strength is like 435, method of election is direct and the tenure is of 2 years.
Now if we see of Senate में क्या है कि the US Senate has 100 members. Each of the 50 states elect 2 senators. This means that all states have equal representation in the state. This rule is a part of US Constitution and cannot be changed. The method of election done through direct election, where voters in each state choose their 2 senators. Senators serve for 6 years and can be re-elected as many times as they want. The Senate is a permanent body. Only 1/3 of senators retire every 2 years. Now let me explain you. हर एक 50 states से 2 senators इलेक्ट किए जाते हैं, चाहे उस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो. This means that every state gets equal representation. Okay, this word is important. Equal representation in the Senate. Big या small सबके 2-2 senators होते हैं. Now ये रूल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे कभी चेंज भी नहीं किया जा सकता. ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज एंड इट इज द पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. So this we have studied the strength. Strength is that कि total 100 members होते हैं and total यूएसए में 50 states हैं और हर 50 states से 2 senators होते हैं. चाहे जो भी population हो उससे 2-2 ही senators choose किए जाते हैं and ताकि there is equal representation in the Senate. ठीक है. The next thing that we'll be studying is the method of election. Method of election is again direct. ठीक है. So senators are chosen by direct election. मतलब हर state के voters अपने 2 senators को vote करके elect करते हैं. ठीक है. So हर state के जो voters होते हैं वो 2 senators को vote करते हैं and then they elect them. Okay. The next thing is the tenure. Tenure में क्या है? Tenure is similar as of the राज्यसभा. राज्यसभा का क्यों? क्योंकि सेनेट एक परमानेंट बॉडी होती है सेम एज दी राज्यसभा जो कि कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती एंड द टर्म इज फॉर 6 years. इन सभी लोगों को री इलेक्ट भी किया जा सकता है एज मेनी टाइम्स एज दे वांट एंड हर 2 सालों में every 2 years 1/3 of the senators they retire every 2 years. ठीक है. if you go through all the points, strength की बात करें तो 100 members होते हैं, 50 states से 2 senators each. method of election होता है डायरेक्ट. वहाँ के लोग जो हर एक स्टेट का लोग होता है दे इलेक्ट 2 senators. फिर टेन्योर जो होता है वो 6 years का होता है and the members can be re-elected as many times as they want. उसके बाद जो सेनेट होता है that is the permanent body which cannot be dissolved. और हर 2 साल में 1/3 senators they retire every 2 years. ठीक है. So this is all about the Senate's composition. So we'll be starting with the powers now. Powers में सबसे पहले हम legislative power के बारे में पढ़ते हैं House of Representative के. So I will be quickly reading all these points. इसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी and you will get it. Okay. In lawmaking, the House of Representatives has equal power with the Senate. A bill can start in either House or the Senate. Once the House of Representatives passes a bill, it goes to the Senate. If both houses pass it, the bill is sent to the President. Now, 3 things can happen. First, President signs it, it becomes a law. Second, President does nothing for 10 days, it still becomes a law. Third, President returns it with suggestions or rejects it. Both houses must pass it again with 2/3 majority. If they fail to get 2/3 votes in the house, in any one house, the bill is rejected.
If the House of Representatives and the Senate disagree on the bill and can't resolve the issue, then first a joint conference committee of 6 members, 3 from each house, is formed. Second, this committee decides the final version of the bill. However, this final step usually gives more advantage to the Senate. क्या है कि इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पावर सेनेट के पावर बराबर होती है. ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सेनेट की पावर बराबर होती है. कोई भी बिल या तो हाउस से या तो सेनेट से स्टार्ट हो सकता है. एनी बिल कैन स्टार्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउस, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हो चाहे वो सेनेट से हो. जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक बिल पास करता है तो फिर वो सेनेट के पास जाता है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कोई बिल पास करता है तो वो सेनेट के पास जाता है. ठीक है, अगर दोनों हाउसेस उसे पास कर देते हैं तो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 चीजें हो सकती हैं. पहली चीज क्या है कि प्रेसिडेंट अगर बिल साइन कर दें तो वो कानून बन जाता है. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने बिल साइन कर दिया सो वो लॉ बन जाता है, आपका कानून बन जाता है. अगर प्रेसिडेंट ने उसको 10 दिन तक कुछ ना करे, अगर प्रेसिडेंट उसे 10 दिन तक कुछ भी ना करे तब भी वो लॉ बन जाता है. तीसरा चीज क्या होता है कि प्रेसिडेंट अगर बिल को वापस भेज दे सजेशंस के साथ या रिजेक्ट कर दे तो उस बिल को दोबारा दोनों हाउसेस में पास करना पड़ता है विद 2/3 मेजॉरिटी के साथ. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दे या कुछ सजेस्ट करे तो उन्हें 2/3 मेजॉरिटी के साथ रीपास करना पड़ता है. ठीक है, फिर से पास करना पड़ता है. सो ये सारे ऑप्शंस आ सकते हैं. इसके बाद क्या है, अगर किसी एक हाउस में भी 2/3 वोट्स नहीं मिले तो बिल रिजेक्ट हो जाता है. नाउ यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की बात हुई थी. अगर दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में 2/3 की मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है. देन और अगर हाउस और सेनेट किसी बिल पर अग्री नहीं करते तो सॉल्यूशन के लिए एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई जाती है. ठीक है, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई जाती है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 हाउस से एंड 3 सेनेट से होते हैं. ये कमेटी बिल का फाइनल वर्जन डिसाइड करती है. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यूजुअली सेनेट को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इस फाइनल स्टेप में. ठीक है, सेनेट के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है इस फाइनल वाले स्टेप में. सो लॉ बनने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बट इट एंश्योर्स बैलेंस डिस्कशन एंड डेमोक्रेसी एक्शन. ठीक है, सो बेसिकली डिड यू गेट इट कि ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में ओवरऑल था क्या चीज़. सो लॉ मेकिंग जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट किसी में भी शुरू हो सकता है. सपोज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरू किया गया तो वो सेनेट में पास होगा. जब दोनों ने अप्रूव कर दिया वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा. प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस रहते हैं. पहले प्रेसिडेंट जो है उसको साइन कर दे तो वो लॉ बन जाती है. अगर उन्होंने 10 दिन तक कुछ भी नहीं किया तब भी वो लॉ बन जाती है. अगर प्रेसिडेंट ने कोई सजेशन दिया या रिजेक्ट कर दिया तो 2/3 मेजॉरिटी से रीपास करना पड़ता है. अगर कोई भी हाउस से 2/3 वोट्स नहीं आया तब भी वो बिल रिजेक्ट कंसिडर किया जाता है. ठीक है, अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट डिसएग्री करते हैं बिल पे और कोई उस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी
हेल्ड की जाती है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं, 3 सेनेट से होते हैं, ठीक है। और ये कमेटी तुम्हारा फाइनल वर्जन ऑफ द बिल डिसाइड करती है। इस स्टेप में सेनेट के पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। इसमें सेनेट की ज़्यादा सुनी जाती है आई मीन। यही सेम प्रोसेस, यही सेम लेजिस्लेटिव पावर जो है वो तुम सेनेट में भी लिखोगे जब क्वेश्चन आता है कि तुम्हें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सेनेट बतानी है। सो यही पूरा पॉइंट, यही पूरा प्रोसीजर यू कैन राइट इन सेनेट। दैट्स इट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर। लेट्स सी द नेक्स्ट पावर। सो नेक्स्ट पावर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की। इनफैक्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के इक्वल पावर्स ही हैं। सो एन अमेंडमेंट कैन ओनली बी पास्ड, एन अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो भी हो दैट इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ओनली। So an amendment can only be passed if 2/3 of the members in the house, in both the houses, vote in its favor. This means the House of Representatives has an equal role with Senate in making changes to the Constitution. Neither house can start or pass an amendment alone. Both houses must work together to propose any constitutional change. So when it comes to changing the constitution, both House of Representatives and Senate share the equal role. कोई भी अमेंडमेंट तभी पास होता है जब दोनों हाउसेस, बोथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट के 2/3 मेंबर्स, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 2/3 मेंबर्स उसके फेवर में वोट देते हैं। मतलब एक भी हाउस, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे सेनेट हो, अकेला अमेंडमेंट स्टार्ट या पास नहीं कर सकता है। ओके, दोनों हाउसेस को मिलकर ही काम करना पड़ता है, दोनों हाउसेस को साथ में काम करना पड़ता है, तब जाके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आता है। अगेन द सेम यू हैव टू राइट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अगर क्वेश्चन आता है सेनेट का लिखना है तो सेम डिस्क्रिप्शन, सेम चीज ही तुम्हारी यहाँ पे भी लिखी जाएगी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पावर इज द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं। So the House of Representatives has limited power in executive matters. It can form investigation committees to check how government departments are working. The power to declare war belongs to whole Congress, both the House and the Senate together, not Senate alone. Okay. Other than these, the House does not have much role in running or managing the executive branch of the government. तो क्या सीन आता है कि executive matters में House of Representatives की पावर थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी House कुछ important roles play करता है। It can form investigation committees, ओके, जिनके थ्रू ये चेक किया जा सकता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम कैसे कर रहे हैं। वॉर डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेनेट के पास नहीं है, ये दोनों ये कांग्रेस के पास होती है। मतलब दोनों हाउस एंड सेनेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास दे डू नॉट हैव मच पावर इन मैनेजिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ऑलराइट, However, अगर हम सेनेट का पावर देखें, सेनेट का एग्जीक्यूटिव पावर देखें तो क्या है? द सेनेट हैज अ स्ट्रॉन्ग पावर टू इन्वेस्टिगेट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पावर. The Senate can check how different executive departments like ministers are working because it plays a big role in financial matters and foreign affairs. Its power to investigate becomes even more important. Now, what it is saying ki the US Senate has strong powers to investigate the work of government. ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे मिनिस्ट्रीज सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं। सेनेट काफी एक्टिव रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। नाउ बिकॉज सेनेट का मेजर रोल होता है फाइनेंशियल मैटर्स पे, एंड प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट,
wait, let me tell you what you all need to highlight. As in तुम्हें ये strong power highlight करना है, ठीक है, strong power. Then you have to also highlight this financial matters, and then this foreign affairs. Okay, yeah. So हाँ, कि बिकॉज सेनेट जो होता है उसका मेजर रोल होता है फाइनेंशियल मैटर्स में और फॉरेन अफेयर्स में, या फॉरेन अफेयर्स में. सो इसीलिए उसकी इन्वेस्टिगेटिव पावर और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है. नाउ इफ वी सी दिस, द सेनेट इन्वेस्टिगेट्स फॉर 3 reasons. क्या क्या रीजंस रहते हैं? फर्स्टली, टू गैदर इंफॉर्मेशन before making new laws. Second is to keep check on how well government officers are doing their work. And the third thing is to study and review the decisions taken by different departments. क्या सीन रहता है कि सीनेट मेनली 3 रीजंस के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है. फर्स्ट, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग द न्यू लॉज, ताकि कानून बनाने से पहले सब कुछ क्लियर हो, ठीक है. लॉ बनाने से पहले सब कुछ क्लियर रहे कि हाँ भाई क्लीन चिट है पूरी, हम बना सकते हैं लॉस. सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि टू चेक हाउ एफिशिएंटली गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर वर्किंग, लाइक काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. थर्ड थिंग आ जाती है टू रिव्यू एंड स्टडी द डिसीजंस टेकन बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. मतलब दे स्टडी, दे रिव्यू कि क्या क्या डिसीजंस जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, ठीक है. नाउ ये सेनेट फॉर्म्स, नाउ हाउ, so basically how these investigations are taking place, ठीक है, how the investigation are taking place. The Senate forms special investigation committees. Again, highlight this point. Investigation, they form special investigation committees. Okay. And these committees also acts like courts. They hold meetings, ask questions to people, and check government records. Please highlight all this. Ask questions to the people and they hold meetings. These investigation committees help the Senate control and keep watch over the government work. Now if you see this, what it is saying कि Senate जो है वो form करती है special investigation committees को, and जो courts जैसे काम करती है ना वैसे ही, तो ये कमिटीज मीटिंग करती हैं, लोगों से क्वेश्चंस पूछती हैं, एंड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करती है, ठीक है. इन सब के थ्रू सेनेट इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है इट स्टेज अकाउंटेबल, ठीक है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट कीप्स चेक ऑन द गवर्नमेंट्स वर्क. क्या क्या कैसे होता है? इन्वेस्टिगेशन कमिटी से इट एक्ट्स लाइक अ कोर्ट एंड मीटिंग्स करती हैं, दे आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, पूछती हैं, एंड देन जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है उस सबको एग्जामिन करती हैं. सो दिस इज ऑल हाउ देयर इज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है. क्या एग्जीक्यूटिव पावर रहता है सेनेट का? सो दिस इज ऑल यू नीड टू स्टडी. Next point that we need to talk about is the judicial function. Judicial function में सबसे पहले हम बात करते हैं House of Representative की. So the House of Representatives and the Senate together can create new federal codes. First thing, they can create new federal codes and decide the kind of cases these codes can handle. The second thing is the House also shares the power of impeachment. The second thing, power of impeachment with the Senate. It can start the process to impeach the president, vice president, Supreme Court judges and the other high officials. क्या चीज़ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं एंड इट शेयर्स अलोंग विद द सेनेट. हाउस और सेनेट मिलकर नए फेडरल कोर्ट्स बना सकते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये कोर्ट्स कौन से केसेस को हैंडल करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हाउस शेयर्स द पावर ऑफ इम्पीचमेंट विद द सेनेट. अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस या किसी हाई ऑफिशियल ने कानून मतलब लॉ या संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं किया, मतलब उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, ठीक है, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करने का पावर हाउस के पास होता है. Now this same judicial function of House of Representative तुम
सेनेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ इट इज आस्क्ड कि सेनेट का जुडिशियल फंक्शन बताओ, जुडिशियल पावर बताओ, द सेम थिंग यू विल राइट हियर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पावर विच इज द इलेक्टोरल पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। सो इन द यूएस द प्रेसिडेंट इज यूजुअली चोजन by a group called the Presidential Electoral College. But if no candidate gets more than half of total votes in the PEC, then House of Representatives steps in. The House selects the president from the top 3 candidates who got the most votes in the PEC. नाउ क्या सीन रहता है यूनाइटेड स्टेट्स में कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज यूजुअली इलेक्टेड बाय अ ग्रुप कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट करता है और जो भी कैंडिडेट हाफ से ज्यादा वोट्स जीत लेता है वही प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्शन में आता है। हाउस टॉप 3 कैंडिडेट्स में से टॉप 3 कैंडिडेट्स जो होंगे उन तीनों लोगों में से जिन्होंने पीईसी में सबसे ज्यादा वोट्स लिए होते हैं वो चोजन होता है एज द प्रेसिडेंट। नाउ दूसरी चीज हमारी सेनेट की है। सेनेट का इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है कि नॉर्मली द वाइस प्रेसिडेंट is elected through the presidential electoral college. But if no vice presidential candidate, not ये presidential हटा दो, यहाँ लिख दो president. But if no vice president candidate gets a majority of votes in the PEC, then the Senate chooses the vice president. The Senate selects one person from the top 2 candidates with the highest PEC votes. Each senator has 1 vote in this process. If there is a vacancy for the vice president, the president can nominate someone, but that nominee can only become vice president if both the House of Representatives and the Senate agree and approve in his name. So ये वाला जो point है ना, ये वाला जो this whole point, these 2 points, ये आप दोनों में लिखोगे, for Senate also and for House of Representative also. ये make sure you mention these 2 points इस Senate में भी और House of Representative में. Now let me explain you. Normally the Vice President is elected through the same process as the President, जो कि है Presidential Electoral College से। लेकिन अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, ये प्रेसिडेंशियल ही होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, दिस शुड बी प्रेसिडेंशियल, वेट अ सेकेंड, या दिस शुड बी प्रेसिडेंशियल ओनली। सो लाइक अगर किसी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं पीईसी में तो डिसीजन चला जाता है सेनेट के पास, ठीक है। सेनेट टॉप 2 कैंडिडेट्स में से एक को चूज करता है एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इस वोटिंग में हर सेनेटर का सिर्फ एक वोट होता है, सो सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। And the next thing if I tell you is this one, these 2 points, ये आखिरी point कि oh no हाँ जी, so if I'll tell you about the next 2 points, इसमें क्या होता है कि अगर कभी वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए, वेकेंट हो जाए, तो प्रेसिडेंट किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, राइट। लेकिन वो नॉमिनी तभी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है जब उसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों ने अप्रूव किया हो। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? लेट मी एक्सप्लेन यू जस्ट वन मोर टाइम कि सेम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी सेम प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज से ही होता है, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी नहीं मिली होती है तो सेनेट चूज करता है वाइस प्रेसिडेंट को
कैसे? द टॉप टू कैंडिडेट्स, ओके, जिन्हें हाईएस्ट पीईसी वोट्स मिले होते हैं, और हर एक सेनेटर हैज वन वोट इन दिस प्रोसेस। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली रह जाती है तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, एंड ये जो नॉमिनी होता है ना, ये तभी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट दोनों ही अग्री करते हैं। नाउ द लास्ट पावर इज द फाइनेंशियल पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। इनफैक्ट दोनों में सेम ही चीज रहेंगी, सेम ही चीज ही लिखना पड़ेगा। या all money related bills all money related bills and budget must be introduced and passed first by the House of Representatives. After the House passes the money bill, it goes to the Senate. The Senate can suggest or make changes in the bill, so the final version of every money bill is decided with the Senate's approval. Even though the House has the first right to introduce the money bills, it also has a limitation. That's because the Senate has the power to make final changes and thus has the last say. क्या चीज़ है कि in the US all money related bills, जैसे कि तुम्हारे हो गए टैक्सेस, स्पेंडिंग या नेशनल बजट से जो भी रिलेटेड होता है, दे मस्ट फर्स्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी हाउस के पास पहला राइट होता है फाइनेंशियल बिल्स को स्टार्ट करने का। जब हाउस किसी मनी बिल को पास कर देता है तो ये बिल सेनेट के पास भेजा जाता है। सेनेट कैन सजेस्ट चेंजेस और इवन मेक सम मॉडिफिकेशंस टू द बिल। सो फाइनल वर्जन ऑफ द मनी बिल तभी डिसाइड होता है जब सेनेट उसे अप्रूव करता है। तो एक तरफ हाउस के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो बिल को इंट्रोड्यूस करे, लेकिन दूसरी तरफ ये एक लिमिटेशन भी हो जाता है क्योंकि सेनेट के पास फाइनल से होता है इन शेपिंग द बिल। आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। सेम तुम्हारा सेनेट वाले में भी लिखना होगा। Okay everyone, that's it for today's video. Now we'll be covering from special powers from the next video. बस ये special powers बचेंगे and 2-3 more topics. Then we'll be ending with this chapter. इसके बाद we'll be doing some PYQs and MCQs. Then finally पूरा ये chapter अच्छे से हो जाएगा. I hope you all have got all the topics. If still you guys have any doubts or issues, you can ask them in the comment section. Please do like, share and subscribe to my channel. I would be really grateful for it. Alright everyone, I'll meet you in the next video. Till then, keep studying. Bye bye.